हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम लोग का पहला पेपर है वो है बाल विकास का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो आज हम लोग की बाल विकास की 29 क्लास है। मैंने आपको 28 क्लास पूरी अच्छी तरीके से करा दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन 28 क्लास को ना देखा हो तो उनको देखिए जाके, और क्या करिए, नोट्स भी बहुत अच्छे तरीके से बना लीजिए। अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाओगे तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, क्लास भी बिल्कुल क्रम से ही देखना है और नोट्स भी क्या करना है, बिल्कुल क्रम से ही बनाते चलना है। तो चलिए अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज के टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कल्पना के बारे में कि बच्चा कल्पना किस तरीके से करता है। ठीक, ये सब मैंने आपको करा दिया था। सृजनात्मक कल्पना क्या होती है, क्रिएटिव इमेजिनेशन, ये सब मैंने आपको करा दिया था। मैंने आपको बताया था कि जो क्रिएटिव इमेजिनेशन होता है वो अभौतिक चीज़ों जैसे संगीत, काव्य, कहानी, नाटक की रचना में सृजनात्मकता कल्पना का प्रयोग होता है। जैसे संगीत, काव्य, कहानी एवं उपन्यास, ये सब जो लोग क्या करते हैं, क्रिएटिव सोचते हैं, उन वो लोग क्या करते हैं, इन सब में निपुण होते हैं। तो चलिए हम लोग अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए अपने टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। तो आज की क्लास में आपको बताऊंगी कल्पना का विकास। ये कल्पना का विकास अब किस तरीके से होता है, यानी डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन। तो चलिए हम लोग जानते हैं ये कल्पना का विकास क्या होता है। आप लोग क्या करिए, नोट साथ साथ बनाते चलिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट आता है वो आता है बच्चों को विभिन्न खेल और क्रियाओं का ध्यान में रखते हुए अध्यापक को कराना चाहिए। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि बच्चों को विभिन्न खेल, यानी विभिन्न खेल का मतलब क्या होता है, बहुत सारे खेल और क्रियाएं, और जो क्रियाएं होती हैं यानी क्रियाओं के माध्यम से, ठीक, क्या करना है, टीचर को बच्चों को सिखाना है। तो वही कह रहे हैं कि बच्चों को विभिन्न खेल और क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को कराना चाहिए, यानी एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को सिखाना चाहिए। और क्या करना चाहिए, खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाना चाहिए, जिससे बच्चों में क्या होगा, जो कल्पना शक्ति होगी बहुत अच्छे तरीके से होगी। वो बच्चे क्या करेंगे, थिंकिंग बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। फिर जो हम लोग का दूसरा पॉइंट आ रहा है, अब वो क्या कह रहा है उसके बारे में जानते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि बच्चों को प्रेरणादायक कहानी, नाटक, कविताएं सुनाने से कल्पना शक्ति का विकास हो सके। क्या करें कि बच्चों को प्रेरणादायक कहानियाँ, ठीक, जिससे बच्चों को क्या हो, प्रेरणा मिले, और नाटक, कविताएं सुनाने से कल्पना शक्ति का विकास हो सके। और बच्चों को क्या करना चाहिए, कविताएं सुनाना चाहिए, जिससे क्या हो, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास हो। आप लोगों ने खुद देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी बुक में कविताएं बहुत लिखी रहती है, और कैसे गा गा के टीचर बच्चों को सिखाते हैं बहुत अच्छी तरीके से। आप लोगों ने देखा होगा। तो बस ये सब इसीलिए सिखाया जाता है ताकि बच्चा क्या हो, क्रिएटिव सोच सके, वो कल्पना कर सके कि क्या हाँ सच में ऐसा होता है। इसलिए क्या किया जाता है, बच्चों को छोटी क्लासों में आप लोगों ने देखा होगा खेल कूद के माध्यम से उनकी जो बुक होती है उनमें पिक्चर ज़्यादा बनी रहती है, और कहानियाँ, नाटक और मतलब कविताएं बहुत ज़्यादा लिखी रहती है। इसीलिए कि बच्चा क्या करे, थिंकिंग अच्छी तरीके से कर सके और उसको इंटरेस्ट भी आए पढ़ने में। इसलिए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर जो हम लोग का तीसरा पॉइंट आ रहा है वो क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है बच्चों को प्रेरणादायक कहानी, नाटक, कविताएं सुनाने से कल्पना शक्ति का विकास होता है। वही है जो मैंने आपको बताया अभी कि बच्चों को प्रेरणादायक कहानी, नाटक, कविताएं सुनाने से क्या होगा, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होगा। हम लोग अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो चौथा पॉइंट है हम लोगों का वो क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट कह रहा है कल्पना के विकास के लिए बच्चे को भाषा का विकास होना अत्यंत जरूरी है। क्या कह रहे हैं कि जब कल्पना करनी है तो बच्चे में क्या हो, भाषा अच्छी तरीके से आनी चाहिए। जब बच्चे की भाषा अच्छी तरीके से नहीं आएगी तो फिर क्या कर पाएगा, कल्पना अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएगा, यानी चीज़ों को नहीं समझ पाएगा और कल्पना भी अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा। इसलिए कहा गया है कि कल्पना के विकास के लिए बच्चे को भाषा का विकास होना अत्यंत जरूरी है। अगर बच्चे में भाषा का विकास अच्छी तरीके से होगा तो वो क्या करेगा, चीज़ों को रिलेट कर पाएगा, और थिंकिंग है जो बहुत अच्छी तरीके से कर पाएगा। और उसे भाषा की नहीं ज्ञान है तो फिर वो क्या कर पाएगा, चीज़ों को उस हिसाब से नहीं रिलेट कर पाएगा। इसलिए कहा गया है कि कल्पना के विकास के लिए बच्चों को भाषा का विकास होना अत्यंत जरूरी है। हम लोग चलिए पाँचवें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पाँचवें पॉइंट कह रहा है कि कहानियों और नाटकों में बच्चों को छोटे छोटे अभिनय कराया जाए, जिससे कल्पना शक्ति का विकास होता है। अभिनय मतलब क्या होता है, छोटे छोटे जो नाटक नहीं हुआ करते, आप लोगों ने देखा होगा छोटे क्लास में कितने नाटक कराए जाते हैं बच्चों से। जैसे वो स्कूल में कोई फंक्शन होता है तो बच्चों से कराया नहीं जाता है नाटक, बस इसीलिए ताकि क्या हो, बच्चों की जो कल्पना शक्ति है बहुत अच्छी तरीके से
हो सके। तो वही कहा गया है कि कहानियों और नाटकों में बच्चों को छोटे छोटे अभिनय कराए जाएं, जिससे कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो क्या कहा गया है कि कहानियों और नाटकों में बच्चों को छोटे छोटे अभिनय कराया जाए। वही कहने का मतलब है कि मतलब जब कोई भी फंक्शन हो स्कूल में तो क्या किया जाए, बच्चों से नाटक कराया जाए, जिससे बच्चे क्या हो, अच्छा सोच सके, यानी थिंकिंग अच्छी कर सके। इसलिए क्या होगा, इससे कल्पना शक्ति का विकास होगा। तो आई होप कि जो कल्पना शक्ति बच्चों में किस तरीके से विकास होगा आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरीके से जब आप लोग अध्यापक बन जाओगे तो आप लोगों को क्या करना है, बच्चों को पढ़ाना है, ताकि उनकी क्या हो, जो थिंकिंग है बहुत अच्छी तरीके से हो सके, यानी कल्पना जो बहुत अच्छी तरीके से वो लोग क्या कर सके इमेजिनेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सके। आप लोगों को सब इसीलिए पढ़ाया जाता है कि आप लोगों को क्या करना है, बच्चों को इसी तरीके से पढ़ाना है और इसी तरीके से क्रियाओं के माध्यम से, खेल कूद के माध्यम से बच्चों को सिखाना है। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक आएगा वो आएगा थिंकिंग, यानी चिंतन। अब जानते हैं ये चिंतन क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो क्या है, थिंकिंग। थिंकिंग क्या होता है, चिंतन होता है। अब इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। कह रहे हैं कि चिंतन विचार करने की एक मानसिक क्रिया है। जो चिंतन होती है वो क्या है, विचार करने की एक मानसिक क्रिया है। यानी हम लोग माइंड के माध्यम से तो चिंतन करते हैं, यानी सोचते हैं। तो वही कहा गया है कि चिंतन विचार करने की एक क्या है, मानसिक प्रक्रिया है। यानी जो चिंतन है वो विकास की विचार करने की क्या है, एक मानसिक क्रिया है। यानी कोई भी चीज़ होती है, कोई भी विचार होता है तो हम लोग कहाँ करते हैं, माइंड से ही तो करते हैं। तो ये कहा गया है कि चिंतन विचार करने की एक मानसिक क्रिया है, जो किसी समस्या के साथ आरंभ होती है और उसके अंत तक चलती रहती है। क्या करेंगे, जो चिंतन होता है ये किसी समस्या के साथ आरंभ होती है और कब तक चलती रहती है, उसके अंत तक चलती रहती है। आप लोगों ने खुद देखा होगा कि जब भी आप लोग के पास कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग क्या करते हो, उसमें चिंतन करना स्टार्ट कर देते हो और तब तक उसके बारे में सोचते रहते हो जब तक कि उसका सलूशन नहीं मिल जाता है। तो वही कहा गया है कि चिंतन विचार करने की एक मानसिक क्रिया है, जो किसी समस्या के साथ आरंभ होती है और उसके अंत तक चलती रहती है। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है चिंतन में कल्पना, स्मृति, तर्क, ध्यान, संवेदना आदि का समावेश होता है। सफल चिंतन के लिए तर्क बहुत आवश्यक है। दैनिक बोलचाल की भाषा में सोचने, समझने एवं कल्पना करने को ही क्या कहते हैं, चिंतन समझा जाता है। क्या कह रहे हैं कि चिंतन में कल्पना, स्मृति, तर्क, ध्यान, संवेदना आदि का समावेश होता है। यानी जब चिंतन हम लोग करते हैं तो उसमें क्या होता है, कल्पना भी आती है। कल्पना का मतलब यही जो मैंने आपको पहले बताया, तभी मैंने आपको कहा है कि एक चीज़ को क्या करना है, क्रम से समझते चलना है, नहीं तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि चीज़ें क्या हैं, बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्ट है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि कल्पना क्या होती है। तो वही कहा गया है कि चिंतन में कल्पना, स्मृति, तर्क, ध्यान ये सब क्या होता है, इन सब मतलब जब हम लोग चिंतन करते हैं तो इन सब की ज़रूरत पड़ती है। कल्पना भी होगी, कल्पना भी हम लोग करेंगे, स्मृति मतलब क्या होता है, कुछ ही हम लोगों ने देखी, फिर तर्क लगाएंगे, फिर ध्यान, ये सब हम लोग करते कि नहीं करते, तभी तो हम लोग चिंतन का मतलब अच्छे से ढूंढ पाएंगे, विचार कर पाएंगे। तो वही कहा गया है कि सफल चिंतन के लिए तर्क बहुत आवश्यक है। यानी सफल चिंतन के लिए मान लीजिए कोई भी हम लोगों ने प्रॉब्लम थी, उसका सलूशन ढूंढा, तो उसके लिए क्या, तर्क बहुत आवश्यक है। तर्क आप लोगों को बहुत अच्छा लगाना है। दैनिक बोलचाल की भाषा में सोचने, समझने एवं कल्पना करने को ही हम लोग क्या कहते हैं, चिंतन समझा जाता है। जैसे आप लोग एग्जाम में ही सोच रहे हो, एग्जाम में हमको 90% मार्क्स लाने हैं, लेकिन आप लोग चिंतन करोगे ना कि किस तरीके से आएंगे हमारे, फिर आप लोग क्या करोगे, तर्क लगाओ कि हम लोग क्या करें, क्लास ले लें, बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बना लें, जिससे क्या होगा, हम लोग का रिवीजन हो सकेगा। फिर इसके बाद एग्जाम टाइम में हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि हम लोगों ने क्लास तो ली लेकिन हम लोग को आता कितना है। तो आप लोगों ने क्या किया, तर्क किया कि ना किया। तो वही कहा गया है कि चिंतन में कल्पना, स्मृति, तर्क, ध्यान, संवेदना आदि का समावेश होता है। सफल चिंतन के लिए तर्क बहुत आवश्यक है। दैनिक बोलचाल की भाषा में सोचने, समझने एवं कल्पना करने को ही क्या कहते हैं, चिंतन समझा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग एक मनोवैज्ञानिक आ रहे हैं, रॉश के अनुसार इन्होंने क्या कहा, ये कह रहे हैं चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। जो चिंतन होता है वो क्या है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। ठीक, यानी मानसिक क्रिया के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं,
चिंतन कर पाते हैं। तो वही कहा गया है कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। अब चलिए अगले मनोवैज्ञानिक तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो अगले मनोवैज्ञानिक आ रहे हैं वो हमारे आ रहा है वेलेंटाइन के अनुसार। ये जो वेलेंटाइन नामक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या कहा है चिंतन के बारे में। ये कह रहे हैं कि चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होते हैं। वेलेंटाइन नामक मनोवैज्ञानिक है, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होते हैं। इनका कहने का मतलब यही है कि हम लोग चिंतन कब करते हैं, जब हमारे माइंड में कोई लक्ष्य होगा या कोई चीज़ होगी जो हम लोगों ने सोच रखा है कि हमको ये करना है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, चिंतन करते हैं ना कि इसका सलूशन हमें किस तरीके से मिलेगा। जैसे आप लोगों ने सोच लिया कि हमको गवर्नमेंट टीचर बनना है, तो आप लोगों ने डिसाइड किया होगा ना कि पहले हम लोग तो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे, फिर ग्रेजुएशन के बाद फिर हम लोग डीएलएड करेंगे, फिर डीएलएड के बाद हम लोग सीटेट निकालेंगे, फिर एक हमारा फाइनल एग्जाम होगा वो देंगे, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टीचर बनेंगे जाके। तो वही कहा गया कि एक श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रभावित होता है। तो मतलब यही है कि चिंतन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, कोई प्रॉब्लम आई तो उसका सलूशन क्या होता है, एकदम सीरियल से निकालते चलते हैं कि हमको पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, तब जाके कहीं हमारे सलूशन मिल पाएगा। कहीं ऐसा तो ही नहीं कि हम लोगों को टीचर बनना है तो डायरेक्ट बीटीसी की बस तुरंत टीचर बन गए, तो ऐसा तो नहीं है। एक क्रम है ना कि पहले हमको डीएलएड अपनी कंप्लीट करनी है, इसके बाद फिर टेट सीटेट क्लियर करना है, फिर इसके बाद हम लोग को क्या करना है, फिर एक मेन एग्जाम देना है। तो एक श्रृंखला है। तो वही कहा गया है कि चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होते हैं। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को जो चिंतन था, थिंकिंग बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं चिंतन के प्रकार, यानी जो चिंतन होता है तो इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ थिंकिंग। तो चलिए अब जानते हैं चिंतन के प्रकार के बारे में। तो जो चिंतन होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं, यानी जो चिंतन होते हैं वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं, कितने तरीके से हम लोग सोच सकते हैं। तो ये हम लोग सोच सकते हैं 4 तरीके से, यानी चिंतन के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला आता है हम लोग का प्रत्यक्षात्मक चिंतन, इसको बोलते हैं प्रेसिपेक्चुअल थिंकिंग। क्या बोलते हैं, परसिपेक्चुअल थिंकिंग। ठीक, इसको किसको बोलते हैं, प्रत्यक्षात्मक चिंतन को परसेप्चुअल थिंकिंग बोलते हैं। इसको किसको, प्रत्यक्षात्मक चिंतन को क्या बोलते हैं, परसेप्चुअल थिंकिंग। इसके बाद हम लोग का आता है कल्पनात्मक चिंतन, इसको बोलते हैं इमेजिनेटिव थिंकिंग। ठीक, इसके बाद हम लोग का आता है प्रत्यात्मक चिंतन, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्टुअल थिंकिंग। ठीक, कॉन्सेप्टुअल थिंकिंग। इसके बाद हम लोग को जो चौथा आता है वो आता है तार्किक चिंतन, इसको बोलते हैं लॉजिकल थिंकिंग। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को ये जो चिंतन के प्रकार थे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। जो पहला था हमारा वो था प्रत्यक्षात्मक चिंतन, जो दूसरा था वो था कल्पनात्मक चिंतन, जो तीसरा था वो था प्रत्यात्मक चिंतन, और जो चौथा था वो था तार्किक चिंतन। तो चलिए हम इन लोगों के इनके बारे में सबके बारे में क्या करेंगे, हम लोग डीप से पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से एक एक चिंतन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हम लोग का पहला आ रहा है वो आ रहा है प्रत्यक्षात्मक चिंतन, यानी परसेप्चुअल थिंकिंग। तो ये जो परसेप्चुअल थिंकिंग होती है हम लोगों की, ये क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए जानते हैं जो परसेप्चुअल थिंकिंग होती है ये क्या होती है, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। इस प्रकार का चिंतन पूर्व या पहले अनुभवों पर आधारित होता है और इसका संबंध अनुभवों के वर्तमान की वास्तविक चीज़ों से होता है। प्रत्यक्षात्मक से ही निकल रहा है कि जो चीज़ क्या हो, प्रत्यक्ष हो यानी प्रकट हो। तो वही कहा गया है कि इस प्रकार का चिंतन पूर्व यानी पहले अनुभवों पर आधारित होता है। मान लीजिए आप लोगों ने कुछ किया पहले तो उसी पे क्या होगा, आधारित होगा। ठीक, और इसका संबंध अनुभवों के वर्तमान की वास्तविक चीज़ों से होता है। ठीक, ये चिंतन प्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित होता है और ये चिंतन छोटे बच्चे व पशुओं में पाया जाता है। जैसे अब उदाहरण हम लोग देख ही ले रहे हैं, एक बार आग में जला हुआ बच्चा जब भी आग को देखता है तो क्या होता है, डर जाता है। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है तो क्या गया, मतलब कोई भी चीज़ देख ली जिससे उससे क्या हुआ, डर गया, तो फिर वो दूसरी बार जब वही चीज़ होगी तो बच्चा क्या करेगा, उसके पास जाएगा ही नहीं, ये तो फिर क्या करेगा, उससे डरेगा। आप लोगों ने खुद देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनके सामने अगर पटाखे वगैरह फोड़ दिए जाए या गुब्बारे वगैरह फोड़ दिए जाए तो बच्चा क्या करेगा, डरता है कि नहीं डरता है। तो आप क्या करोगे, जब दूसरी बार वो गुब्बारों से अगर एक बार डर चुका
चुका होगा तो उसके माइंड में क्या होता है, वो थिंकिंग बढ़ जाती है, मुझे इससे डर लगता है। तो दूसरी बार बच्चा क्या करेगा, पटाखे फोड़ने से और गुब्बारे के पास जाने से डरता है। तो कई सारी चीज़ें ऐसे हो जाती हैं, मान लीजिए आग वगैरह में ये बच्चे ने ना ध्यान दिया, कभी जल गया, तो फिर वो क्या होगा, दूसरी बार उस जगह जाने से डरेगा। क्या बड़े ऐसा करते हैं? बड़े ऐसा नहीं करते हैं। तो ये इसीलिए क्या कहा गया कि ये जो चिंतन होता है ये छोटे बच्चों में ज़्यादा आधारित होता है, यानी छोटे बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। फिर जो हम लोग का दूसरा आता है वो आता है कल्पना, काल्पनिक चिंतन। ये क्या होता है, इमेजिनेटिव थिंकिंग। इसके बारे में जानते हैं। कल्पना का मतलब यही होगा कि जो हम लोग क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। तो चलिए अब इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। इस चिंतन में कोई वस्तु या परिस्थिति प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं होती है। इसमें स्मृति के सहारे पूर्व अनुभवों का प्रयोग किया जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये सामने कोई नहीं वो होती है चीज़, मतलब होती है, बस हम लोग कल्पना माइंड में करते हैं। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, इसकी एग्जाम्पल को देख ले रहे हैं कि एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल कह रहा है कि पापा अगर रोज़ शाम को आपके खाने के लिए कुछ लाते हैं, तो जैसे ही शाम को आते होंगे तो आप सोचने या चिंतन करने लगते होंगे कि कुछ मतलब लेके आएंगे। तो इसका कहने का मतलब यही है, काल्पनिक जो चिंतन होता है इसका मतलब यही है कि सामने तो कुछ नहीं, बस हम लोग माइंड में कल्पना कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, काल्पनिक चिंतन हुआ। जैसे मान लीजिए आप लोग के फादर हैं, अगर बाहर रहते हैं, मतलब कहीं जॉब वगैरह करते होंगे, तो शाम को आते होंगे तो कुछ लेके आते होंगे। तो बच्चा क्या करता होगा, कॉन्सेप्ट बना लेता होगा, आज पापा ये लेके आए, कल भी पापा ये लेके आएंगे। तो बच्चा क्या कर रहा है, कल्पना कर रहा है। ठीक, तो यही होगा कि इस चिंतन में कोई वस्तु या परिस्थिति प्रत्यक्ष रूप से तो उपस्थित नहीं होती है, बल्कि इसमें क्या होता है, इसमें स्मृति के सहारे हम लोग क्या करते हैं, पूर्व के अनुभवों का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो मैंने आपको जो चिंतन के प्रकार थे वो थे 4। इसमें मैंने आपको प्रत्यक्षात्मक चिंतन और कल्पनात्मक चिंतन, इन दो के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। अब जो हम लोग का प्रत्यक्षात्मक चिंतन होगा, ये हम लोग अब क्या करेंगे, आपको कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो नहीं फिर आप लोगों को ज़्यादा हो जाएगा। तो जो प्रत्यात्मक चिंतन होता है यानी कॉन्सेप्टुअल थिंकिंग, इसको मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। तो चलिए आज की क्लास को मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिवीजन करा दे रही हूँ कि आज की क्लास में मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया है। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया कल्पना का विकास के बारे में। जो कल्पना होती है तो उसका विकास किस तरीके से होगा बच्चों में। तो मैंने आपको बताया कि बच्चों को विभिन्न खेलों और क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए अध्यापकों को कराना चाहिए। जो टीचर हैं उनको कोई भी चीज़ रटानी नहीं है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करने की क्रियाओं के माध्यम से और खेल के माध्यम से क्या करना है, बच्चों को हम लोग सिखा दें। इसीलिए क्या करना है, टीचर को कहानियाँ, नाटक, कविताएं सुनाने के लिए क्या मतलब सुनाने के लिए बच्चों को प्रेरित करना और कहना है कि सुनाओ, और टीचर को खुद सुनाना है, फिर बच्चों से सुनना है, जिससे बच्चा क्या करेगा, थिंकिंग यानी कल्पना अच्छी तरीके से कर पाएगा। ये सब मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया चिंतन के बारे में कि जो चिंतन होता है वो क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया कि चिंतन विचार करने की क्या मानसिक क्रिया है जो किसी समस्या के साथ आरंभ हो जाती है और तब तक चलती रहती है जब तक कि उसका हमें क्या होता है, सोल्यूशन नहीं मिल जाता। फिर मैंने आपको बताया कि चिंतन में कल्पना, स्मृति, तर्क, ध्यान, संवेदना आदि का समावेश होता है। सफल चिंतन के लिए तर्क बहुत आवश्यक है, यानी आप लोग थिंकिंग अच्छी करोगे, लॉजिक अच्छे से लगा पाओगे तो आप लोग जो सोल्यूशन निकालोगे वो भी क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। फिर दैनिक बोलचाल की भाषा में सोचने, समझने एवं कल्पना करने को हम लोग क्या कहते हैं, चिंतन कहते हैं। फिर हम लोग मनोवैज्ञानिक रॉस के अनुसार इन्होंने चिंतन की परिभाषा दी। फिर वैलेंटाइन है, इन्होंने परिभाषा दी। फिर मैंने आपको चिंतन के प्रकार के बारे में बताया कि जो चिंतन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्षात्मक चिंतन, दूसरा होता है कल्पनात्मक चिंतन, और जो तीसरा होता है वो होता है प्रत्यात्मक चिंतन, और जो चौथा होता है वो होता है तार्किक चिंतन। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। फिर मैंने आपको बताया प्रत्यक्षात्मक चिंतन के बारे में कि ये क्या होता है। फिर दूसरा आता है काल्पनिक चिंतन, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बता दिया। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर कल की क्लास हम लोग क्या करेंगे, अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और क्या करेंगे, टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।